are the languages are the machine codes in which the instruction are given in machine language and in the form of 0 and 1. So it is mainly designed to operate and handle all the hardware instruction set architecture of a computer. The main function of low level language is to operate, manage and manipulate the hardware and system components. तो बेसिकली अगर हम बोले कि ओके, तो अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ऑपरेट हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शन या हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर वो काम करता है। हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शन सेट मतलब जितने भी हार्डवेयर्स रहते हैं, जैसे मान लो माउस हो गया या फिर कीबोर्ड हो गया, माउस कीबोर्ड हो गया, या फिर मान लो माउस कीबोर्ड हो गया, या फिर मान लीजिए उसमें कुछ अपने यूनिवर्सल सीरियल बस जो भी हम लोग यूएसबी यूज करते हैं, तो ये सब चीजें हार्डवेयर में आता है। तो हार्डवेयर में लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर के और इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर यूज होता है। तो मेन फंक्शन क्या है लो लेवल लैंग्वेज का? ये है ऑपरेट करना, मैनेज करना और मैनिपुलेट करना हार्डवेयर को। मतलब जितने भी हार्डवेयर अपने कंप्यूटर में यूज होता है, जैसे हम देखते हैं कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और भी बहुत सारे डिवाइस हो गए, प्रिंटर हो गया, तो इनके लिए जो भी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं उनको मतलब यूज करने के लिए, जैसे आप कीबोर्ड में दबाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कहीं पे भी कुछ लेटर दिखता है, तो उसके लिए भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन डेप्थ लिखा जाता है। जैसे हमने ऊपर में देखा था कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, हमने देखा था कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, तो उसका फुल फॉर्म क्या था? .cfg। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर उसमें कैसे काम करता है, कैसे माउस क्लिक किया तो लेफ्ट क्लिक हुआ या फिर कीबोर्ड दबाया तो कीबोर्ड हुआ, तो ये सब सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज में आता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है। तो वो डिफाइन करता है कि वो कैसे काम करेगा। या फिर जैसे हमने सी या फिर C++ में कुछ कोड लिखा तो उसके लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो वो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं कुछ ना कुछ ऑपरेशन, तो वो भी लो लेवल लैंग्वेज में होता है। तो मेन जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। तो जो भी मतलब हम लोग अभी स्क्रीन में दिख रहे हैं वो क्या है? इंग्लिश लेटर्स है। ये सब क्या है? ये दीज आर ऑल इंग्लिश लेटर्स, है ना? तो लेकिन अभी जो कंप्यूटर में वो फीड हो रहा है, ये सब चीजें दिस आर ऑल ऑन 0 एंड 1 के फॉर्म में। बाद में जो क्रोम रहता है, जो हम अभी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्रोम हो रहा है, तो क्रोम क्या करता है? ये जो लेटर्स आपको दिख रहा है जो 0 1 1 फॉर्म में, वो कन्वर्ट करता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में। जो भी अल्फाबेट्स हैं उसके बारे में, अल्फाबेट्स में वो यूज करता है। तो ये सब लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जितने भी कंप्यूटर में टर्म करते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है और वो कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में या किसी में, या फिर हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं और वो 0 और 1 के फॉर्म में वो बनाता है और वो मशीन को भेज देता है। सो दैट इज हाउ लो लेवल लैंग्वेज वर्क्स। ये समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो ओके, तो मशीन लैंग्वेज जो है तो मशीन लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज इट इज रिटन इन मशीन कोड दैट इज रिप्रेजेंट 0 एंड 1। ये जो लो लेवल लैंग्वेज की ये सब टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 एंड 1 के फॉर्म में रहता है और जितने भी हम लोग कोड में लिखते हैं C++, वो इंटरनली 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होके मशीन को जाता है। सो द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मशीन लैंग्वेज, नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द कोड as the computer directly can understand। मतलब अगर
नॉर्मली तो हम लोग जो भी लिखते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में है, मशीन को जाता है और मशीन समझता है। लेकिन अगर हम 0 1 के फॉर्म में डायरेक्टली कोड लिखें, ऐसा भी लैंग्वेजेस है जहाँ पे हम लोग 0 एंड 1 के फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो वो अगर लिखे तो अंदर में कोई कंपाइलर या ट्रांसलेटर, जैसे अभी क्रोम कर रहा है ये काम, तो वो जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मशीन को समझेगा। तो 0 और 1 के फॉर्म में अगर हमने डायरेक्ट लिखा तो डायरेक्ट मशीन में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, जैसे मान लीजिए एक इंसान है ना, तो वो कोड लिखेगा कुछ भी सी में, और वो ट्रांसफर्ड होगा 0 और 1 के फॉर्म में, जो कि एक मशीन को समझेगा। तो ये जो है ट्रांसलेशन काम एक चाहिए। लेकिन अगर हम वो इंसान जो है वो अगर डायरेक्टली 0 और 1 के फॉर्म में कोड लिखता है तो डायरेक्टली क्या है, वो डायरेक्ट मशीन को समझ जाएगा। तो ये चीजें जो है ना, ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं है। So that is how machine language works. Disadvantage क्या है? Disadvantage also you have to remember the operation code and memory address. मतलब जो भी आप लिख रहे हैं तो ये जो 0 और 1 इनके फॉर्म में आपको याद रखना आपको जरूरत है। जो लोग बात नहीं कर रहे वो म्यूट हो जाए। तो जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसको आपको 0 और 1 के फॉर्म में आपको याद रखने का जरूरत है। तो आपने मान लिया, जैसे मान लो कि मैं एक कोडेड डेसिमल होता है, ऐसे मैं बताता हूँ एक। तो जैसे मान लो एक 0 एंड 1 को फॉर्म में लिखने के लिए जो एक टर्मिनोलॉजी होता है उसको बोलते हैं हम लोग BCD। BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल ये फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो कि मुझे अगर 4 जो नंबर है इसको मुझे अगर ट्रांसलेट करना है 0 और 1 को फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा 0 1 0 0। ये कैसे हुआ कि बाइनरी कोडेड डेसिमल है ना, वो 8 4 2 1 ये फॉर्मेट में चलता है। तो अगर 0 4 को करना है तो 8 के नीचे 0 आएगा, 1 के नीचे 1 आएगा क्योंकि ये 4 है, और 2 के नीचे 0 आएगा और 1 के नीचे 0 आएगा। सिमिलरली अगर 0 8 को लिखना है तो क्या होगा 1 0 0। तो मैं हर एक नंबर को एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली जो हमने देखा था इंग्लिश जो अल्फाबेट्स है वो क्या है, अगर आस्की में करें तो 65 है, इसको भी हम लोग BCD कोड में कन्वर्ट या फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज है कि हर एक चीज ये आपको पता होना चाहिए कि ये का मतलब 65 है, या फिर अगर आपको डायरेक्टली मशीन कोड में लिखना है तो आपको ये 8421 वाला पता होना चाहिए। बाइनरी कोडेड डेसिमल कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो वो एक डिसएडवांटेज है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली ऐसा कोई कंपाइलर मिल जाए जो आपको 4 से डायरेक्टली आपको अगर ऐसा मिल जाए जो 4 से आपको 0 1 0 0 बना दे, जो आप सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करें और वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे, तो वो आपको डिसएडवांटेज हट जाता है। तो वो मशीन लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हमको पता रहना पड़ता है। हमारे जो ये जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है ये हमें पता होना जरूरी है। ये समझ में आया क्या सबको? हेलो सर एक डाउट है। Yes, sir. हाँ पूछो, जिसको भी डाउट है पूछो। सर जैसे अपन स्कैनर से कुछ भी स्कैन करते तो वो भी पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है कि डायरेक्ट फोटो ही शो हो जाती है अपन को? Everything whatever you convert, you fed into the system, everything converted into binary format। तुम्हें वो पता नहीं रहता है, लेकिन इंटरनल जो उसका ट्रांसलेटर या फिर जो भी मशीन रहता है, ड्राइवर रहता है, वो बाइनरी फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन को हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही समझ में आता है। अभी जो करंट जो ट्रेंड चल रहा है मशीन लर्निंग का, उसमें ये यूज हो रहा है कि हम लोग जैसे इंग्लिश समझते हैं ताकि मशीन को ऐसे ट्रांसलेट किया जाए ताकि मशीन को भी इंग्लिश समझ में आए। लेकिन अल्टीमेटली उसको भी आपको, मतलब आप जब इंग्लिश में उसको ट्रेन करते हो तो वो भी पहले बाइनरी कोड में खुद को समझता है, उसके बाद वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको रिप्लाई देता है। तो अल्टीमेटली मशीन को भी बाइनरी कोडेड बाइनरी नंबर ही समझ में आता है। हालांकि वो
उतना एडवांस हो सकता है कि वो रिप्लाई आपको इंग्लिश में दे, जो कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस में पढ़ते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, तो ठीक है, अभी हम लोग आगे जाते हैं। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स लाइक मशीन लैंग्वेज, here we use words and names in English form and also symbols. The programs that have been written using words, names and symbols in assembly language are converted to machine language using an assembler. The main disadvantage is that written for only single type of CPU or does not run in any other CPU, but its speed makes the most used low level language till today, which is used but its speed makes it most used low level language till today, which is used by many program. तो हम लोग अभी देख सकते हैं, कि इसको भी असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज होता है, वर्ड्स और नेम्स यूज होता है। असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज होता है, वर्ड्स एंड नेम्स यूज होता है। मतलब जैसे देख लो, वहां पे एक इंस्ट्रक्शन सेट रहता है, जैसे स्टार्ट, उसके बाद मूव ए टू बी, मतलब ए एक फोल्डर है और बी एक फोल्डर है, तो हम बोल रहे ए में जो डेटा है वो बी में मूव हो जाओ। तो ये जो मूव है वो इंग्लिश में है, तो ये असेंबली लैंग्वेज ऐसे काम करता है। ये जो इंग्लिश स्टॉप है, वहां पे जंप है, JMP, आइटरेट है, तो ये सब इंग्लिश में आपको दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो भी क्या होता है, ये सारे आपको 0 और 1 के फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। वो कौन करता है ऐसा काम, वो करता है असेंबलर। ऐसा काम करता है। ये जो जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो 0 और 1 फॉर्म में कन्वर्ट करना। समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। ओके, आइटरेट हाँ क्या क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, एक को बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर। ओके, तो मेनली क्या होता है कि मैं फिर से इरेज करके करता हूँ। ओके, सर आपके व्हाइट स्क्रीन नहीं दिख रही है, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है हमें, और PDF फाइल ही दिख रही है सिर्फ। हाँ PDF फाइल में ही मैं टाइप कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या जो ड्रॉ नहीं कर सर, रहा हूँ? नहीं दिख रहा है। नो सर। नो सर। नो सर। PDF फाइल में मैं वो जो ड्रॉ करता हूँ वो नहीं दिख रहा है? सर अभी शायद कुछ भी नहीं दिख रहा था। नहीं अभी नहीं, उसके तो मैं थोड़ी मैं ओके एक बार मैं और एक बार नहीं, करता हूँ। स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा है सर, ऐसे ही सिर्फ PDF ही दिख रही है। ओके 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 ठीक है। अभी कुछ दिख रहा है क्या ड्रॉ किया हुआ? नो नहीं। नो सर। ओके एक मिनट। अभी कुछ दिख रहा है क्या? यस यस सर। सर। ओके, तो मेनली असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज में जैसे मान लो कि इंग्लिश नेम्स रहते हैं, जैसे मान लो कि मूव है ना, मूव ये रहेगा, या फिर स्टार्ट रहेगा, ऐसे कमांड रहेंगे। जंप ऐसे कमांड रहेंगे। तो मूव मतलब मान लो A, B ऐसे रहेगा, मतलब A का डेटा B में जाओ। रुको मैं इसको और बेटर करता हूँ। ओके, अभी दिख रहा है क्या पेंट में कर रहा हूँ? हेलो, यस यस सर। असेंबली लैंग्वेज में मूव रहता है, स्टार्ट रहता है ना, जैसे जंप रहता है, ये सब इंस्ट्रक्शन रहता है। तो मूव मतलब क्या है, जैसे वो बोलता है कि A एक फोल्डर है और B और एक फोल्डर है,
मूव कमांड से ए का डेटा जो है वो बी में मूव होता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है। स्टार्ट मतलब हम बोलते हैं कि स्टार्ट 0001, मतलब 001 मतलब क्या है, 1 मतलब फर्स्ट नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है वहां से चालू करो। जंप मतलब में हम बोलते हैं कि जैसे मान लो जंप सी कोमा डी, तो मतलब सी इंस्ट्रक्शन हो एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद सॉरी सी कोमा मान लो ई लिख दिया मैंने, तो सी इंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद डी में नहीं जाओ, डायरेक्ट ई में चले जाओ। तो ये असेंबली लैंग्वेज का काम है। ये देखो तुम मूव दिख रहा है तुम्हें या फिर स्टार्ट दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब इंग्लिश वर्ड्स है ना। तो ये सब इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, ये सब जितने भी तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब चीजें 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कौन करता है वो कन्वर्ट? असेंबलर करता है। सिमिलर, तो मतलब इसमें क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है तो उसने लिखा मूव, है ना, तो वो कन्वर्ट होगा, वो जाएगा 0 और 1 के फॉर्म में, और वो जाएगा एक मशीन को। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा असेंबलर करेगा। ये समझ में आया क्या? अभी दिख रहा है ड्राइंग? यस सर। ओके यस सर। ओके। मुझे लग रहा, मैं सुबह भी एक क्लास लिया, वहां पे बहुत ड्राइंग किया, कोई स्टूडेंट ने कुछ नहीं बोला, मुझे लगा सबको दिख रहा होता है। ओके, अच्छा किया तुमने बोला। ओके, सो ये हो गया असेंबली लैंग्वेज। दूसरा हो गया हाई लेवल। अब पीडीएफ तो दिख ही रहा होगा तुमको, है ना? हाँ सर, पीडीएफ दिख रहा Yes, है। sir. हाँ, Yes, और sir. अभी जो पेंट में मैं लिख रहा था वो हाँ भी सर, दिख वो रहा भी था। दिख रहा था, वो भी ओके, दिख Yes, ठीक है। sir. हाई लेवल, अभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाँ, हमने लो लेवल लैंग्वेज देखा जो कि मशीन कोड है, मतलब वो 0 और 1 के फॉर्म में। सॉरी, हाँ, मशीन लेवल लैंग्वेज देखा, और जो कि 0 1 फॉर्म है। उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज देखा जो कि इंग्लिश वर्ड्स है, जैसे मूव, स्टार्ट, जंप, ऐसे। अभी देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। ये क्या करता है, कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज एंड आल्सो चेक्स फॉर एरर्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग। मतलब ये क्या करता है, जो भी हम लोग कमांड लिखते हैं, चाहे वो इंग्लिश में जैसे लिखता है, मतलब अल्फाबेट्स इंग्लिश का ही है, लेकिन वो क्या करता है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो कि मैंने न्यू करता हूँ, हाँ, जैसे मान लो कि पहले क्या होता था, पहले होता था कि एक इंसान बैठा है और वो कुछ कमांड लिख रहा है। मान लो कुछ कमांड लिख रहा है, या फिर वो डायरेक्ट 0 और 1 के फॉर्म में लिखेगा और वो मशीन को फिट करेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया मशीन कोड, है ना। उसके बाद इंसान बैठा और वो लिखेगा मूव, ऐसे स्टार्ट, ऐसे कमांड लिखेगा, वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और जाएगा वो मशीन को। तो ये कौन करता था, ये असेंबलर करता था। अभी क्या हो गया, अभी इंसान बैठा है और वो लिखेगा कौन सा कमांड, वो लिखेगा मान लो प्रिंट, या फिर स्कैन एफ, ये सब कमांड है C++ में। कौन से लैंग्वेज के? सी या फिर C++ का रहता है सी आउट, ये सब कमांड है। वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो मशीन को जाएगा। तो ये काम कौन करेगा? कंपाइलर करेगा। कंपाइलर इंटरप्रेटर। हाँ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो ये सब कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करेगा। So this is how a brief idea about sorry, हाँ, तो ये होता है जो कि, और क्या करता है वो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, जो भी हम लोग लिखते हैं उसको तो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और एरर भी चेक करता है, एक साथ पूरा एरर चेक कर लेता है,
उसमें कोई एरर है क्या। इंटरप्रेटर क्या है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, लेकिन कंपाइलर क्या है, सारे प्रोग्राम को एक साथ फीड ले लेगा, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और एरर एक साथ दे देगा। तो जैसे एग्जांपल है कि कोबोल है, फोर्ट्रेन है, बेसिक है, सी, सी प्लस प्लस, पास्कल, लिस्प, एडा, एल्गोल, प्रोलॉग एंड जावा। अभी आता है 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो टिपिकली दैट आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस यूजिंग कमांड्स। जैसे हमने क्वेरी लैंग्वेज देखा था। ये ड्यूल इवन हैप्पियर 5th जनरेशन लैंग्वेज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क फॉर हाई प्रोफेशनल लाइक साइंटिस्ट। तो एक हो गया जो कि हम लोग, हाँ, तो एक हो गया 4th जनरेशन। 4th जनरेशन क्या है, 4th जनरेशन है कि जो भी हम लोग हाँ, 4th जनरेशन है कि जो भी डेटाबेस के कमांड यूज करते हैं। जैसे मान लो कि 4th जनरेशन में जो लैंग्वेज होता है उसको हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें क्या क्या कमांड रहता है, जैसे इंसर्ट रहता है, डेटा इंसर्ट करना, अपडेट रहता है, डिलीट रहता है, ड्रॉप रहता है, ट्रंकेट रहता है, ऑल्टर रहता है, राउंड, क्रिएट रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कमांड रहते हैं। वो क्या किस कहाँ पे यूज होता है कि जो भी इंसान कुछ भी काम करता है उसके लिए कुछ ना कुछ फाइल्स रहते हैं, मतलब उसके कुछ ना कुछ डेटा रहता है। तो वो डेटा वो क्या करता है, कोई एक डेटा बॉक्स में डेटा, मतलब ऐसा स्टोरेज है जहाँ पे वो डेटा स्टोर करके रखता है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। तो उस डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का, जो भी डेटा है वो इंसर्ट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है वो एसक्यूएल होता है। बहुत सारे लैंग्वेज है, तो वो 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो उसके लिए भी बहुत सारे तकनीक होता है। जैसे डेटाबेस के बहुत सारे डेटाबेस होता है, जैसे आपने माई एसक्यूएल देखा है, मोंगोडीबी देखा है, ओराकल देखा है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के डेटाबेस होता है जो कि हमारा इंसान के जितने भी फाइल सिस्टम रहता है वो स्टोर करता है डेटाबेस में। तो कौन सा यूज करके, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूज करके करता है। ये समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। यस सर, सर हाँ बोलो। सर अपन जैसे डेटाबेस में मतलब माइस्क्यूएल में फर्दर डेटाबेसेस बनाते हैं, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर स्टोरेज रहती होगी कि आप अनलिमिटेड कुछ भी कर सकते हो उसमें? वो एक्चुअली डेटाबेस टू डेटाबेस डिपेंड करता है। कुछ डेटाबेस फ्री रहता है, उसमें आप अनलिमिटेड बना सकते हो। कुछ डेटाबेस लाइसेंस रहता है, उसमें आप बनाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे माई एसक्यूएल जो नॉर्मल स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो तो नॉर्मली फ्री रहता है एक हद तक, मतलब इतना है कि आप यूज भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ओराकल हो गया, जेबोस हो गया, बहुत सारे डेटाबेस है, उसमें पैसा देना पड़ता है। you have to give money to buy storage. You can use cloud database मतलब डेटाबेस जो फिजिकली कोई भी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा, वो कोई कंपनी के सर्वर में इंस्टॉल होगा। आप यहाँ से कमांड चलाओगे, आपका डेटा कंपनी के सिक्योर्ड लोकेशन के डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो वो क्लाउड है, तो उसके लिए आप पैसा देके कर सकते हो, वो सिक्योर रहता है। ठीक है, सर क्वेरी तो सेम ही होती है ना सब में के सर, वो भी डिफर करती है? डिपेंड करता है। जैसे एसक्यूएल हो गया, मैंने जो अभी कमांड लिखा वो एसक्यूएल है। जैसे मैं अभी ओराकल के लिए कमांड लिखूंगा तो थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा। मैं अगर जेबोस के लिए कमांड लिखूंगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। बेसिक डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो जैसे मान लो कि आप अभी डेटाबेस में एक प्रॉपर्टी आता है जिसको एसिड प्रॉपर्टी कहते हैं। एसिड का मतलब होता है एटॉमिसिटी। किसी को पता है क्या? कंसिस्टेंसी। नहीं सर। ये मैं
आगे का टॉपिक बता रहा हूँ जो आप लोग बाद में पढ़ोगे। आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी मतलब जब भी डेटा कहीं पे स्टोर रहता है तो उसका फुल फॉर्म में स्टोर रहता है। कंसिस्टेंसी मतलब जब डेटा एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसा नहीं कि कुछ पोर्शन ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब अगर ट्रांसफर हो रहा है तो पूरा ट्रांसफर होगा, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। आइसोलेशन मतलब अगर पावर कट हो जाए उसके बाद पावर आए तो भी डेटा में कुछ करप्शन नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब एक डेटा अगर हम लोग डील कर रहे हैं उसमें कुछ अपडेट या ट्रंकेट कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, तो वो चेंजेस परमानेंट होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में आप सब्जेक्ट पढ़ोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपके 6th सेमेस्टर में रहेगा, आपके मतलब 3rd ईयर में। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, तो हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो, ओके, नो सर सर। नो नेक्स्ट सर। स्टेप में ही पूछेंगे। बोलिए। हेलो, कोई गर्ल स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सर, रहा था। हाँ बोलिए, जो सर पूछना है कोई अभी डाउट? पूछ। ओके, तो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो होता है डेटा साइंस। आप लोगों का तो कॉमन है ना, आप लोगों का ब्रांच क्या है, स्पेशलाइजेशन कुछ है क्या? 4 है। कुछ तो No, स्पेशल sir. नहीं। ओके, सो डेटा साइंस हो गया या फिर मशीन लर्निंग हो गया या फिर डेटा माइनिंग हो गया। तो ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ये इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम लोग कोई भी मशीन को इतना इंटेलिजेंट बना सकते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसका इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जितना है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है नॉर्मली। उसके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब उसके जो कमांड्स है, मतलब जो हम लोग एक सिस्टम को डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं। जैसे इंसान डिसीजन लेता है वैसे सिस्टम को भी हम लोग कुछ कमांड्स देके उसको भी बना सकते हैं कि वो डिसीजन ले पाए। तो उसके जो कमांड्स है बहुत नॉर्मली जिस प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है उसको पाइथन कहते हैं या फिर आर भी कहते हैं। तो ऐसा होता है। तो पाइथन में कोई कमांड है प्रिंट या फिर बहुत सारे कमांड है, तो कॉपी। तो ये सब भी अल्टीमेटली वो आपके 0 और 1 के फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होके वो मशीन को जाता है और मशीन बाद में डिसीजन लेता है। तो ये 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो, सर एक बार आप ये वापस बता सकते हैं क्या? कौन सा पूरा चीज या फिर सर कोई ये पार्ट? मतलब मेरे को माइनिंग वाला सिस्टम समझ ही नहीं आया सर, वो जो आपने अभी बोला था। ओके, तो ये बेसिकली ऐसा है कि जो 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो यूज होता है एआई में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है। तो उसके लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, डेटा साइंस या फिर डेटा माइनिंग या फिर डीप लर्निंग, ऐसा अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एक मशीन है उसको भी आप एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज एनाबल कर सकते हो। मतलब एक मशीन भी इंसान के जैसा डिसीजन ले सकता है या प्रेडिक्ट कर सकता है या फिर ग्रुप कर सकता है।
जैसे मान लो कि एक डॉक्टर एक पेशेंट आया उसके पास, उसके कुछ हेल्थ सिम्टम्स है, तो डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस यूज करके प्रेडिक्ट करता है कि ये डिसीजन, ये शायद उसको ये डिजीज है ना। तो वही चीज अगर हम एक मशीन से करवा सकते हैं, तो मशीन भी अगर प्रेडिक्ट कर सकता है, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं कि हम लोग वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग। तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, जो कमांड्स यूज होते हैं, उस कमांड को रन करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। जैसे मान लो पाइथन हो गया या फिर आर हो गया, ये मेन दो इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कमांड्स लिखते हैं। वो कमांड्स मशीन को फीड होता है और मशीन डिसीजन लेता है। मतलब मशीन भी प्रेडिक्ट कर सकता है या फिर मशीन भी क्लस्टर कर सकता है। क्लस्टर मतलब क्या होता है, मतलब मान लो कि हम चाहते हैं कि सिमिलर टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही सेक्शन में रहे, और सिमिलर दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट है वो अलग सेक्शन में रहे, तो ये वो मशीन कर सकता है। तो ये चीजें 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। बस सर 5th जनरेशन में बस 2 ही लैंग्वेज है, पाइथन और आर। अभी तो ये चल रहा है, आगे चल के उसमें भी बहुत सारी चीजें एडवांस होंगे। लोग अभी तक पाइथन आर को ही टोटली समझ नहीं पाए। जैसे मान लो कि नॉर्मली हम लोग अगर कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो जिसको भी थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया है, कोई भी वैल्यू में हम लोग अगर सेव करना चाहते हैं कोई भी वेरिएबल में, तो a इज इक्वल टू 10 लगता है। मतलब क्या है, कंप्यूटर के मेमोरी में a नाम का एक ब्लॉक बन जाएगा और उसमें 10 एलोकेट हो जाएगा। लेकिन आर में हाँ अभी, और लेकिन हम लोग अगर ऐसे लिखें तो ये नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउड नहीं है। दिस इज एरर, दिस इज करेक्ट, है ना। लेकिन आर में दिस इज ऑल्सो अलाउड। आर में ये रहता है, ग्रामर जो है ना उसके अलग ही है। जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं प्रोग्रामिंग ग्रामर, आर में अलग टाइप के ग्रामर होता है। जैसे CFG हो गया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ये सब अलग अलग टाइप के ग्रामर होते हैं। वो वही लोग अभी तक पूरा नहीं समझ पा रहा है कि कैसे काम कर रहा है। तो वो तो आगे और भी डेवलप होगा, आगे आगे लैंग्वेज होगा। ये जो हम लोग C++ देख रहे हैं, जावा देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बहुत पहले डेवलप हो चुके हैं, इसलिए उनके वर्जन आ रहा है। जैसे जावा का अभी 10 वर्जन है, ये बहुत पहले डेवलप हो चुका है, इसलिए अभी नया बार आर तो अभी पाइथन आर अभी चालू हुआ है, जब से डेटा साइंस मशीन लर्निंग ये सब क्रेज में चालू हुआ है। तो ये आगे चल के और भी डेवलप होगा। ठीक है, हेलो सर तो ये Yes. लोग जब लैंग्वेज बनाते तो सिर्फ एक ब्राउजर बनाते लैंग्वेज के लिए, कि मतलब पूरे कोड्स बनाते लैंग्वेज के लिए? उसके लिए तो मतलब लैंग्वेज ही अलग बनाते हैं। तो लैंग्वेज अलग बनता है, उसके ट्रीज, हर एक लैंग्वेज एक ट्री, मतलब एक ट्री जैसा काम करता है। मतलब उसमें पेरेंट्स कुछ रहते हैं, उसके अंदर और कुछ सब कमांड्स रहते हैं, उसके अंदर और कुछ सब कमांड रहते हैं। तो आप लोग जब शायद 6th सेमेस्टर में और एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये इसको शॉर्ट में TOC भी बोलते हैं। आप लोगों को अगर गेट पता है, गेट किसको इसको पता है, गेट एग्जाम। हाँ, यस सर। तो ये कंप्यूटर Yes, के sir. मतलब कोई भी अगर प्रीमियर यूनिवर्सिटीज जैसे IIT हो गया या फिर NIT हो गया, यहाँ पे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये एग्जाम देता है। तो गेट में ये सब्जेक्ट रहते हैं, गेट में 5-6 ही सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की यूज होता है, तो इसमें से ये सब्जेक्ट एक रहता है। तो इसमें आप पढ़ोगे, ये सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे कि ग्रामर कैसे बनता है। मतलब एक कंप्यूटर लैंग्वेज कंपाइल जो करता है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि प्री प्रोसेस होता है, कंपाइल होता है, असेंबलिंग होता है, तो ये चीजें अंदर में कैसे काम करता है वो आप ये सब्जेक्ट में पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ग्रामर कैसे बनता है, उसका ट्री कैसे होता है, एक कंपाइलर समझता कैसे है कि ये कमांड क्या है, उसका वो क्या काम करेगा, ये सब सब आप ये सब्जेक्ट में पढ़ोगे। और 7th सेम में और एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो होगा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन।
इसमें भी आप कंपाइलर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, नया कंपाइलर कैसे बनाया जाता है, वो आप पढ़ोगे ये सब्जेक्ट में। इसमें आप पढ़ोगे सिर्फ ये समय में पढ़ोगे वर्किंग एंड ग्रामर, और इसमें आप पढ़ोगे हाउ टू क्रिएट। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? ये मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डीप स्टडी का जरूरत है, इसीलिए आपको 6 सेमेस्टर में रखा गया है। तब तक आपका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे पार्सर रहते हैं। मतलब इस ग्रामर को समझने के लिए बहुत सारे टाइप से पार्सिंग रहता है। LR पार्सर, LLR पार्सर, पार्सिंग मतलब एक टाइप का ट्रांसलेटर, SLR पार्सर, ऐसा पार्सिंग रहता है। तो ये सब पार्सिंग करते हैं, मतलब ये ट्रांसलेट करते हैं तुम्हारे लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। तो ये कंपाइलर के पार्ट है, दिस आर कंपोनेंट ऑफ कंपाइलर। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो सर। तो आगे चल के हम लोग इम्पोर्टेंट एक टॉपिक देखेंगे, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्शन। कैसे एक नंबर को दूसरे नंबर, आज ही मुझे ये टॉपिक कवर करना था, लेकिन फिर क्वेश्चन था इसलिए, तो थोड़ा बहुत इसमें के लिए थोड़ा फ्रेश दिमाग चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में, जैसे हम लोगों ने देखा है कि जैसे मैंने बोला है ना कि 4 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0 1 0 0, 8 को कैसे लिखते हैं 1 0 0 0। तो ये जो है ये किस में लिखा जाता है, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो मतलब इसमें क्या है कि डेसिमल से हमने बाइनरी बनाया। डेसिमल मतलब क्या है, जिसका बेस 10 है, और बाइनरी मतलब क्या है, जिसका बेस 2 है। 10 मतलब जिसमें 10 लेटर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, और 2 मतलब जिसमें 2 लेटर्स है या 2 डिजिट्स है। मतलब इसमें क्या है 0 to 9 तक है, और इसमें क्या है 0 और 1 तक है। तो वैसे ही एक नंबर सिस्टम रहता है जिसका 8 रहता है, मतलब उसका 0 to 7 रहता है। एक रहता है 16, इसको हेक्सा कोड बोलते हैं। इसको रहता है 0 to 15। तो हम ये देखेंगे कि डेसिमल 2 इसको क्या बोलते हैं, 8 वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टल, और इसको बोलते हैं हेक्साल। तो हम देखेंगे डेसिमल 2 बाइनरी कैसे करते हैं, डेसिमल 2 ऑक्टल कैसे करते हैं, डेसिमल 2 हेक्सा कैसे करते हैं। आप लोगों का टास्क रहेगा हेक्सा 2 बाइनरी कैसे करते हैं, या हेक्सा 2 ऑक्टल कैसे करते हैं, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो ये जो नंबर सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत सारे एग्जाम में भी आता है, इसलिए आप ध्यान में क्लास से अटेंड करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यस सर।